हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, बात करते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप जानते होंगे कि जैसे इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का जो शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, तो वो भी कैसे कोशिका की? मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और जबकि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। बात करते हैं हम कोशिका के अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, कोशिका को सेल बोलते हैं और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो चलिए कोशिका से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम वन लाइनर रूप में देखेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं प्रश्नों पर। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहते हैं? तो ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा का घर। बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये कोशिका का अंग है जो ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक, यह कोशिका के अंदर मौजूद छोटी संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक छोटी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को कोशिका की बैटरी कहते हैं या फिर पावर हाउस कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स साइकिल है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है? प्रोटीन तथा लिपिड से बनती है, यानी लिपिड मतलब वसा से बनती है। ठीक है, बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। देखिए, इसी प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा झिल्ली, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली पतली झिल्ली होती है। यह कोशिका के अंदरूनी हिस्से को बाहरी वातावरण से अलग करती है। ओके, तो चलिए आगे देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती है? तो बात करते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वो है प्लीहा यानी कि स्प्लीन में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती है लसिका? देखिए, बात करते हैं लसिका के बारे में। तो लसिका एक अंतःस्रावी द्रव है जो मानव की कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है। जो मानव की जो सेल्स होती है उसी के बीच में ये लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो वो है छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम चलिए तो बताते हैं आप लोगों को कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं। देखिए, इसी सेक्स क्रोमोसोम को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, ये गुणसूत्र जो हैं किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में 2 गुणसूत्र होते हैं। महिलाओं में 2 गुणसूत्र होते हैं यानी कि एक्स गुणसूत्र होते हैं, और पुरुषों में जो है एक एक्स होता है और दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अगर देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है तो ये किस में उपस्थित होती है? पादप कोशिका में उपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके, बात करते हैं कोशिका भित्ति है क्या। ठीक है, ये कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका का बाहरी आवरण होता है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होता है, और कोशिका भित्ति जो कोशिका भित्ति है ये कोशिकाओं को संरचना और शक्ति देता है।
कोशिका भित्ति जो है पौधों, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल और आर्किया में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। पीट पिंड यानी कॉर्पस लूटियम कहाँ पाई जाती है? बात करते हैं पीट पिंड यानी कॉर्पस लूटियम कहाँ पाई जाती है, तो वह अंडाशय में पाई जाती है, यानी कि ओवरी में पाई जाती है। ठीक है, तो पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है। ओके, बात करते हैं कॉर्पस लूटियम की यानी कि पीट पिंड की। तो क्या होता है कॉर्पस लूटियम? देखिए, अंडाशय में मौजूद कोशिकाओं का एक समूह होता है। जो कॉर्पस लूटियम है ये अंडाशय में मौजूद कोशिकाओं का एक समूह होता है। यह प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, यह हार्मोन गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। अब बात करते हैं एपोप्टोसिस की। तो क्या होता है एपोप्टोसिस? ठीक है, ये देखिए, यह जो एपोप्टोसिस होता है यह कोशिकाओं की एक नियंत्रित मृत्यु प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं के अंदर के कारकों या बाहरी कारकों जैसे दवाओं की वजह से हो सकती है। ओके, तो चलिए आगे देखिए। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक उपस्थित होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। बात करते हैं हम लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, क्या होती है लाइसोसोम? देखिए, जो लाइसोसोम है ये कोशिका का एक झिल्ली से घिरा अंग होता है। लाइसोसोम क्या है? कोशिका की झिल्ली से घिरा अंग होता है। यह कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। कोशिका के अंदर पाचन काम यही लाइसोसोम करता है। ओके, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तो मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तो वह है तंत्रिका ऊतक। क्या है? तंत्रिका ऊतक। अब बात करते हैं ऊतक यानी टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होती है। देखिए, जो टिश्यू होती है वो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का समूह होता है। हमने आपसे बताया होगा कि देखिए, जब कई सेल आपस में मिलती है तो एक टिश्यू का निर्माण करती है। जब कई सेल आपस में मिलती है तो क्या करती है? एक टिश्यू का निर्माण करती है। यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ओके, ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये कोशिकाएं क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? देखिए, तो ऐसा कौन सा भाग है जो पादप में हो और जंतु कोशिका में है? तो ऐसा कौन है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो है वो पौधों में और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाइपरप्लासिया। देखिए, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो ये कोशिका के आकार में वृद्धि होता है। ठीक है, कोशिका के आकार में वृद्धि का होना ये हाइपरप्लासिया कहलाता है। जैसे कोशिका के आकार में जब वृद्धि होती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? हाइपरप्लासिया कहते हैं। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? बात करते हैं जीन की। क्या बात करते हैं? जीन की। कि जीन शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? जोहानसन ने। जीन शब्द को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? जोहानसन ने प्रतिपादित किया। क्या होती है जीन? चलिए बात कर लेते हैं जीन के बारे में कि जीन क्या है। देखिए, जो जीन है वो देखिए, जीन जो है ना वो डीएनए का एक खंड होता है। जीन डीएनए का एक खंड होता है। यह आनुवंशिकता की मूल इकाई है। जीन क्या है? आनुवंशिकता की मूल इकाई। ओके, चलिए इसको हम डिटेल से बता देते हैं आप लोग को। तो जीन क्या है? जीन डीएनए का एक खंड होता है। यह आनुवंशिकता की मूल इकाई होती है। जीन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ये जो जीन होते हैं ये गुणसूत्रों के
जीन जो है ये कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। जीन माता पिता से बच्चों में जाते हैं और जीन शरीर के कई लक्षणों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि आँखों का रंग और शरीर का प्रकार, पुरुष या महिला का जो लिंग होता है वो सभी जो है जीन से क्रिएट होते हैं। ओके, आगे देखिए। रिवर्स प्रतिलेखन यानी कि रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। किसने किया? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था। ठीक है, तो क्या है ये रिवर्स प्रतिलेखन? क्या होती है रिवर्स प्रतिलेखन? देखिए, जो रिवर्स प्रतिलेखन है ना, एक प्रक्रिया है जिसके जरिए आरएनए से डीएनए की प्रतिलिपि बनती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखिए। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से बनता है। ओके, देखिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम, क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ा है तो वो भी सही है, और अगर आप 46 लिख रहे हैं तो भी सही है। ठीक है, तो बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। क्या है गुणसूत्र? देखिए, ये जो गुणसूत्र है ये कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र कहाँ होते हैं? हमारी सेल्स के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ये धागे जैसी संरचना होते हैं। गुणसूत्र कैसी संरचना होते हैं? गुणसूत्र जो है वो धागे जैसी संरचना होते हैं, और ये प्रोटीन तथा डीएनए से बने होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र जो है प्रोटीन तथा डीएनए से बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कौन सा तत्व है जो पौधों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की संरचना का घटक है? तो वो है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। क्या है माइकोप्लाज्मा? देखिए, जो माइकोप्लाज्मा है ये बैक्टीरिया होती है, यानी कि जीवाणु होती है। ये कई तरह के संक्रमण को पैदा करते हैं। ये जीवाणु श्वसन, मूत्र, जननांग के मार्ग पर संक्रमण का कारण भी बनते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो वो है जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? तो वो है हरित लवक। ठीक है, क्या है? हरित लवक। नेक्स्ट देखिए, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो वह है कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। तो क्वेश्चन आता है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट देखिए, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो है जीवद्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडेस मेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी स्टोमेटा खुल जाते हैं? किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी स्टोमेटा खुल जाते हैं? तो वह है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम आयन। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो वह है गोल्जी काय को, यानी गोल्जी बॉडी को की जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली है किस पदार्थ की बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनती है? तो लाइपोप्रोटीन से बनती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने वर्ष 1959 में किया था। ओके, बात करते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली की। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली जो है वो सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक झिल्ली होती है। ठीक है, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली क्या होती है? एक झिल्ली होती है। नेक्स्ट देखिए,
कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो ये पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब क्या? किसी चीज़ से होकर प्रवेश करना, यानी एक दूसरे में इंटर करना। ओके, आगे देखिए। देखिए फ्रेंड्स, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, वो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। ओके, देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल होती है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वो है अंडाणु यानी ओवम, जो केवल स्त्रियों में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। ओके, नेक्स्ट देखिए, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु यानी स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? सबसे बड़ी पादप कोशिका है कालेर्पो टैक्सीफोलिया। ओके, कालेर्पो टैक्सीफोलिया। ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया, जो देखिए पुरुषों के शुक्राणु तथा जो पुरुषों में शुक्राणु होते हैं यानी स्पर्म होते हैं वो, देखिए फ्रेंड्स, पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की जो क्रिया है वो अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में संपन्न होती है। ओके, तो चलिए आज सेशन यहीं पे ब्रेक करते हैं और बाकी जो चैप्टर हैं वो अगले की वीडियो में देखा जाएगा। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।